तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सीरीज़ में स्टेप्स इन रेशनल डिसीजन मेकिंग। अपने लास्ट वीडियो के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिसीजन मेकिंग क्या होती है और टाइप्स ऑफ डिसीजंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो जा करके। अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर स्टेप्स इन रेशनल डिसीजन मेकिंग। अब देखो डिसीजन मेकिंग क्या होती है आपको तो ये पता है पहले से ही, ठीक है, बट रेशनल यहाँ पर एक जो वर्ड यूज़ हुआ है रेशनल। रेशनल का क्या मतलब होता है? रेशनल का मतलब होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन मेकिंग आपको कैसे करना आपको पता आ गया। ठीक है, आपके पास में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 10 तरीके हैं, उन 10 तरीकों में से आपको केवल एक ही तरीका चूज़ करना होगा। ठीक है, तो डैट इज़ कॉल्ड कि वो क्या है आपका डिसीजन मेकिंग, कि आपने 10 रास्तों में से केवल एक रास्ते को चुना और उस रास्ते के को ही आप फॉलो करोगे। ये आपने क्या कर लिया, मतलब एक तरीके से डिसाइड कर लिया या आपने डिसीजन मेकिंग कर ली कि हमको इन 10 रास्तों में से केवल एक रास्ते को इसको ही चूज़ करना है। अब देखो रेशनल वर्ड का मतलब जो है, रेशनल का मतलब क्या होता है दोस्तों? विवेक के साथ में। ठीक है, विवेक का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी एक तरीके से कॉमन सेंस अपना लगा करके यूज़ करके ही आप डिसीजन मेकिंग को ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो रेशनल का जो भी मतलब है उसका मतलब कि समझदार, आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए वो एकदम सेंसिबल होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, विवेक के साथ में आप लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नहीं आपको डिसीजन लेना है कि मतलब कि कोई भी किसी भी रास्ते पे चलना है, 10 रास्तों में से किसी भी एक रास्ते को चूज़ करो और चल देना है। ठीक है, याद है ना जब हम लोगों ने 12th के एग्जाम्स दिए थे उसके बाद में हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो हमको एक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ी थी कि एक डिसीजन मेकिंग ले करके हमको उसी रास्ते पे आगे जाना है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है रेशनल, मतलब कि हमने बुद्धि के साथ में सोचा, अपना दिमाग लगाया, वही हमारा क्या होता है रेशनल, मतलब कि दिमाग लगा करके सोचो और जो सही रास्ता लगे, मतलब जो दिमाग लगा करके जिसमें हमको लगे कि हाँ ये हमारे लिए सही है, बेस्ट पाथ है, उसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं डिसीजन मेकिंग को करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास में जो एक प्रोफेशनल तरीके की बुक है जिसका नाम दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि पीसी त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर पे पॉइंट है हमारा दैट इज रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, 6 स्टेप्स वही उसी बुक के रेफरेंस से यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, कहीं और से अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक जो बुक होती है उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें एक राइटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि जो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा पॉइंट है डेट इज़ रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम, मतलब कि आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। आपको प्रॉब्लम को देखना है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अपनी डेली लाइफ में भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते थे, लाइक अपने घर की ले लो। ठीक है, आज सुबह ही मेरे घर पे एक सामने कोई पड़ोसी आया और कूड़ा रख के चला गया। ठीक है, तो 2-4 दिनों से रोज हो जाता है, ये भी क्या है एक तरीके की प्रॉब्लम है, तो इसके 10 वेरियस सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो इसके अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो फिर लड़ के भी सॉल्व करी जा सकती है, या तो बात करके भी सॉल्व करी जा सकती है। अब पता नहीं कौन रख करके चला गया, हम किसी दूसरे को भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा अलग अलग जो भी हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, उस कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है और उसके रिकॉग्नाइज करना, मतलब कि वो हमारी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम में यहाँ पर देख लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नेसेसरी टू, यहाँ पर टू लिखा है, टू सर्च द इन्वायरमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम, कि उस इन्वायरमेंट को सर्च करना जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि अगर कोई आप ऑर्गेनाइजेशन में हो तो वहाँ पर देखा आपने कि जो आपकी जो सेल्स है वो इस साल कम हुई है पिछले साल के मुकाबले। आपकी लास्ट ईयर जो सेल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा हुई थी और इस साल जो आपकी सेल है वो डाउन हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर देख लो कि एक्सपेंसेस, और या फिर इस तरीके की आप दूसरे को देख सकते हो कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी जो भी कॉस्ट है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ रही है या फिर मशीन्स बार बार ख़राब हो रही हैं, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है, तो अलग अलग तरीके से जो भी आपकी एक्सपेंसेस है वो क्या हो रही है, एकदम से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, या फिर वर्कर्स में कंप्लेन अबाउट पुअर वर्किंग कंडीशंस, या फिर आपके जो भी वर्कर्स है, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, आपकी जो भी वर्किंग कंडीशन है, मतलब कि अपने जॉब को लेकर के आपके वर्कर्स सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, ये भी एक आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आप कस्टमर्स में कंप्लेन अबाउट द लेट डिलीवरी, और जो आपके कस्टमर्स हैं वो इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे हैं कि मेरे पास में
आ तो जाता है, आइटम तो आ जाता है जो भी मैं ऑर्डर करता हूँ, बट वो लेट आता है, लेट डिलीवरी आती है, ठीक है। और मैनी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स एज सडनली कमिंग ऑफ द असेंबली लाइन एंड सो ऑन, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जो कि असेंबली लाइन पे बनते हैं ना, लाइक जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है कि कोई भी पार्ट के अंदर बहुत सारे एक के बाद एक डिफेक्ट चले आए, ठीक है। तो वो भी क्या है, हमारी एक तरीके की प्रॉब्लम है। एंड सो ऑन का मतलब कि हमको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर सेकंड नंबर पे है कि डिसाइडिंग द प्रायोरिटीज़, मतलब कि हमको प्रायोरिटी को डिसाइड करना है, ठीक है, अमंग द प्रॉब्लम। अब देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि प्रायोरिटी का मतलब कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या फिर अपने लोअर लेवल के जो भी मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनसे सॉल्व करवानी है, अपने सब ऑर्डिनेट से, या फिर इस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए टाल करके रखना हुआ कि जैसे कभी कदार होता है ना कि हम उस सर्टेन पॉइंट पे हमको नहीं उसका सॉल्यूशन मिल पाता है, बट कुछ समय के लिए हम अगर उसको पोस्टपोन कर देते हैं तो हमको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसे कि आप देखते होगे जो भी जब भी हमारे कोई फैसले होते हैं, जब मतलब कि न्याय कानून जानते होगे ना, तो जब भी अदालत के अंदर कोई भी फैसले होते हैं तो वो कुछ दिन के लिए क्या कर दिए जाते हैं, पोस्टपोन कर दिए जाते हैं, ताकि मे भी उनका कोई सॉल्यूशन खुद से निकल आए, ठीक है। तो इस तरीके से आ मैनेजर शुड नॉट अलाउ हिमसेल्फ टू बी ट्रैप्ड डाउन का मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मैनेजर ही फंस गया, अब जो भी प्रॉब्लम्स आई तो वही फंस गया, अरे यार प्रॉब्लम है, ठीक है, इस तरीके की बातें करने लगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक मैनेजर को बहुत ही सुलझा हुआ होना चाहिए कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स वो ही कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, सॉर्ट आउट दोज प्रॉब्लम्स इजिली, ठीक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकता है। ये हो सकता है कि सम ऑफ हिज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बेस्ट नॉट बाई हिम, कि उससे ज़्यादा उसके जो भी सब ऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि छोटे लोग हैं जो कि उसके अंडर में काम करते हैं, मे बी कि वो अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि उसको एक मैनेजर को अपने सीनियर्स को भी देनी होती है कि उनके ऊपर छोड़ना होता है, ठीक है, अपवर्ड, बिकॉज दे आर क्लोजेस्ट टू देम, क्योंकि वो उस प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका कभी कदार ऐसा भी सॉल्यूशन होता है कि इसको डिफर्ड कर दो, मतलब कि इसको पोस्टपोन कर दो, कुछ दिनों के लिए इसको टाल दो इस प्रॉब्लम को, ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है। तो कभी कदार ये भी एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है। फिर देखो नंबर थर्ड पे क्या है कि हमको सबसे पहले फर्स्ट में क्या है, रिकॉग्नाइज, एक प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करो, उसके बाद में इस चीज़ को देखो कि कौन इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकता है, क्या मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ या फिर मेरे नीचे के लोग या फिर मेरे ऊपर के लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इस प्रॉब्लम को हम लोग कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे क्या है, डायग्नोजिंग, नो द रियल एंगल ऑफ द प्रॉब्लम। डायग्नोजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब रिकॉग्नाइज ही होता है, बट एक्चुअल में उसका रियल एंगल देखना। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका मतलब कि जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसका वो आप केवल एक ही मतलब निकाल सकते हो कि ये प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है, किसी का एक ही कारण नहीं हो सकता है कि आपको जो लग रहा हो वो गलत हो, उसके पीछे का रीज़न कुछ दूसरा हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैनेजर को, अ मैनेजर शुड रिमेंबर दैट द सिम्टम्स ऑफ अ प्रॉब्लम दैट हिज ऑब्जर्वेशन समटाइम्स मिसलीड हिम, कि एक जो मैनेजर होता है इसकी कुछ बार उसको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको मिसलीड भी कर सकती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि लेट सपोज कि अगर कोई भी डिफेक्टिव पार्ट एक एम्प्लॉय ने बना दिया, ठीक है, कोई एक वर्कर है उसने कोई डिफेक्ट बना दिया, यानी कि कोई भी उसने प्रोडक्ट बनाया और उसमें कोई भी डिफेक्ट डाल दिया, मतलब उसको डिफेक्टिव बना दिया। एक मान लो फ़ोन की मैन्युफैक्चर कंपनी है और वर्कर जो है उसने डिफेक्टिव फ़ोन बना दिया, ठीक है। तो इसका मतलब यही नहीं कि उसी की केयरलेसनेस हो, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि इट डज़ नॉट मीन कि एम्प्लॉयज़ केयरलेसनेस, ये भी हो सकता है कि इट इज़ अ फॉल्ट ऑफ मशीन, की मशीन की भी फॉल्ट हो सकती है, ठीक है। तो हमको उस समय पर किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि उसकी क्या हमको जो भी हमारा वर्कर है उसको डांटना फटकारना चाहिए, उसकी हमको दोबारा से ट्रेनिंग करानी चाहिए, या फिर अपने मशीन्स के ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कि हमको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन, कि हमारी जो मशीन है वो कैसे काम कर रही है, इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से देख लेना चाहिए कि हमारा जो पीछे का कारण है, जो ऐसा तो नहीं कि हम जो सोच रहे हो वो ना हो, दूसरे हर एक एंगल से सोच करके देखना, ठीक है, कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। एक अगर एम्प्लॉय है जो रोज देर से आ रहा है तो इसके पीछे का मतलब क्या है, ठीक है, क्या वो एम्प्लॉय की रियल प्रॉब्लम है या फिर कुछ कंपनी की मिस्टेक है, तो इस तरीके से देखना, ठीक है। तो अभी देखो फोर्थ नंबर पे क्या है, डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या देखा कि हमने एक आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम हमारी क्या है, फिर हमने देखा इस प्रॉब्लम को कौन अच्छे से सॉल्व कर सकता है, फिर हमने देखा कि
इस जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है, हर एक एंगल से उसका कारण देख लिया। अब देखो 4th नंबर पे देखेंगे कि डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन और कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि हम इसको ऐसे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को देखेंगे कि केवल एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन तो होता नहीं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रॉब्लम है ये हमारी, इसके 10 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज़ कि हमारे पास में एक कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारा, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारा क्या हुआ कि प्रोडक्शन सडनली क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, हमको बहुत सारी चीज़ें, हमारे मान लो एक दिन के अंदर 100 पार्ट बनने थे तो अभी 150 बनने हैं, ठीक है। तो अब हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम क्या मना कर देंगे कि हम नहीं दे पाएंगे, 150 पार्ट नहीं दे पाएंगे। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, या तो हम एक न्यू प्लांट को फटाक से लगा सकते हैं, ठीक है, एक न्यू प्लांट को लगा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय की नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करने लगे, ठीक है। या फिर हम एक नई एक्स्ट्रा शिफ्ट को लगा दें कि जनरल शिफ्ट जो भी होती है, मतलब एक नई शिफ्ट को अरेंज कर सकते हैं, या फिर हम अच्छी बेटर इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, या फिर मेक अ प्लान फॉर ओवर टाइम कि हम लोगों को ओवर टाइम पे रोकना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशंस आप देख लो कि कितने डिफरेंट तरीके से। अब इन 10 सॉल्यूशंस में से ये जो हमारे 6-7 सॉल्यूशंस हैं, इस 6-7 सॉल्यूशन में से एक ही सॉल्यूशन चुना जाएगा ना, जो कि एक्चुअल में क्या हो, एक्चुअल में उसको आपका जो भी मतलब जो भी सॉल्यूशन हो वो एक्चुअल में क्या हो कि उसको आप फॉलो कर सको, ठीक है, जो भी लोग हों आपके वो फॉलो कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर 5th नंबर पे देखो कि हमने ये भी देख लिया 4th नंबर पे कि हमको उसका एक सॉल्यूशन को चूज़ करना है कि कितने वेरियस सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब देखो 5th नंबर पे क्या है कि मेजरिंग एंड कंपेयरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, मतलब कि हमको ये भी देखना है कि हर एक सॉल्यूशन का क्या है कि कुछ अच्छी बात भी होंगी, कुछ बुरी बात भी होंगी, ठीक है, कोई वीकनेस भी होगी, कोई स्ट्रेंथ भी होगी। तो यहाँ पर देखो कि इट इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी एंड यहाँ पर देखो एक्सेप्टेबिलिटी, यहाँ पर सॉरी एक्सेप्टेबिलिटी करके बोलते हैं ना, इसको सही से प्रोनाउंसिएट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो क्वालिटी पे भी देखो और लोग उसको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान से देखना चाहिए ऑफ वेरियस सॉल्यूशंस, ठीक है। इसके लिए हमको हर एक जो भी हमारे पास में सॉल्यूशन है उसका वीकनेस पॉइंट भी देखना चाहिए, स्ट्रेंथ्स भी देखनी चाहिए, ठीक है, एंड एनालाइज अबाउट एवरी पाथ, हर एक तरीके से हमको देख लेना चाहिए कि हर एक सॉल्यूशन जो भी हम पाथ पे चलने जा रहे हैं, जो भी हमने सॉल्यूशन को लेना है, तो हमको उसके सारे पॉइंट्स पता होनी चाहिए, उसकी वीकनेस भी पता होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 में हमारा सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो आता है कि कन्वर्टिंग द डिसीजंस इनटू इफेक्टिव एक्शंस। अब आपने जो डिसीजन लिया है, ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने डिसीजन ले लिया 12th के बाद में कि मुझे MBBS मतलब कि डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो अब उसको जो भी आपने एक्शन लिया तो अब उसका इफेक्टिव एक्शन भी दिखाओ, ठीक है, उसको इफेक्टिव तरीके से करो भी, एंड फॉलो अप द एक्शन, जो कि आपने जो डिसीजन लिया है उसको क्या करना है, अब एक्शन में उतारना है, ठीक है, उसको करके दिखाना है। तो यहाँ पर देख लो कि द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ट्रांसलेट द डिसीजन इनटू एक्शन, मतलब कि आपने जो डिसीजन लेना है उसको क्या करना है, एक्शन में उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रांसलेट इट इनटू डे टू डे ऑपरेशंस, और ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि इसको डे टू डे जो अपनी लाइफ है तो उसमें अप्लाई करके देखो, तभी आपको उसके प्रोज और कॉन्स दिखाई पड़ सकते हैं कि पता चलेगा कि आपका जो भी आपने डिसीजन लिया है कि वो सही भी है कि गलत है, ठीक है। तो ये हमारे 6 टोटल पॉइंट थे जिसकी हेल्प से आप एक तरीके से जो कि स्टेप्स होते हैं रेशनल डिसीजन मेकिंग के, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और PDF का लिंक जो भी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आ जाए तो उसको भी लाइक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी लाइक MBO क्या होता है, तो इन सारे टॉपिक्स को अभी और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।